Hey everyone, how are you? This is Juhi Singh from Science Adda, and I am going to start the classes for class 9th science, and the first chapter I am going to start is the cell. It is from biology. So let's get started the new chapter of class 9. So the first chapter is biology. So before starting the chapter, I would like to give you some information about biology. Okay. So biology. How can we define biology? बायोलॉजी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग सिंपली बोलेंगे बायोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, या फिर सिंपली बोलेंगे टू स्टडी अबाउट लाइफ. बायोलॉजी मीन्स ये होता है लाइफ के बारे में पढ़ना, क्योंकि अगर हम लोग इसके वर्ड को देखें, ठीक है, तो जैसे कि बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड्स से मिलके बना है, ठीक है. फर्स्ट वन इज बायोस एंड सेकेंड वन इज लोगोस. ये दो वर्ड्स से को मिला करके बायोस अलग एक वर्ड है, लोगोस अलग एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है, राइट. तो इन दोनों वर्ड्स को मिला करके बना दिया गया है बायोलॉजी. जैसे कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, नेम कंबाइन कर देते हैं, है ना. उसी तरीके से यहाँ पे भी अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करके क्या बना दिया गया, एक नया वर्ड बायोलॉजी. तो बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, राइट. तो इसका पूरा मीनिंग क्या आएगा, अगर दोनों वर्ड्स को मिला देगा तो पूरा मीनिंग क्या आएगा, टू स्टडी अबाउट लाइफ. तो बायोलॉजी का भी यही मीनिंग है, टू स्टडी अबाउट लाइफ. नाउ नेक्स्ट, फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी के फादर कौन है, जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताया कि हाँ बायोलॉजी भी कोई चीज है. तो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल. ओके, एरिस्टोटल जी फादर ऑफ बायोलॉजी है, याद रखिएगा इसको. नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस है, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बट मेनली 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. कौन कौन से, मेन 3 मेन ब्रांचेस हम लोग पढ़ेंगे. बॉटनी, सॉरी, सेकेंड वन इज जूलॉजी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी. ओके, तो ये 3 मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी के. बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में. अगर हम लोग प्लांट्स का स्टडी कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं. इफ वी आर स्टडिंग अबाउट एनिमल्स और ह्यूमन देन वी आर स्टडिंग जूलॉजी. ओके, जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं. सिंपल सी बात है, बायो में लाइफ के बारे में ही पढ़ना है. तो लाइफ में अलग अलग प्लांट्स भी जो है वो लिविंग में ही आते हैं, उनमें भी लाइफ होता है, एनिमल्स में भी लाइफ होता है, ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है. तो सबको एक साथ ना पढ़ने के बजाय हम लोग अलग अलग उनके ब्रांचेस बना दिए हैं. जैसे कि अगर प्लांट्स के ही सिर्फ बारे में पढ़ना है, प्लांट्स का अगर आपको नॉलेज चाहिए, एनिमल्स का ह्यूमंस का नॉलेज नहीं चाहिए, तो आप बॉटनी पढ़ लो, ठीक है. अगर आपको एनिमल्स का ह्यूमंस का नॉलेज चाहिए बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लांट्स, सो यू कैन स्टडी जूलॉजी. और माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रो देखिए, माइक्रो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल विच कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप. तो जिसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. तो किसको देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना. ऐसे हम लोग तो देख नहीं पाएंगे. अपने हाथ को देखिए, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे बट वी आर नॉट एबल टू सी देम. अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखा जाएगा तो बहुत सारे दिखेंगे, राइट. तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, बहुत सारे हैं ना, प्रोटोजोआन. तो ये सब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर पढ़ना है आपको, देन यू विल हैव टू चूज माइक्रोबायोलॉजी एज योर सब्जेक्ट. ओके, मैंने जूलॉजी पढ़ा था, मैंने एनिमल्स ह्यूमंस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है. तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जो भी आपको प्लांट्स में इंटरेस्ट है, प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो यू कैन टेक बॉटनी. If you are interested in animals and humans,
So you can take zoology, and if you are interested in microorganisms, then choose microbiology. Okay, चलिए तो अब है कि why there is need to study biology, क्यों पढ़ना है, गवर्नमेंट ने क्यों बोला है कि स्कूल्स में बायोलॉजी पढ़ाया जाए, रीजन क्या है पढ़ाने का। अब बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं जानना है किसी के बारे में, क्या जरूरत है फिर भी बायोलॉजी पढ़ने का, ठीक है। तो रीजन ये है कि आपको सबसे पहले तो हम लोग ह्यूमन हैं, तो वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायोलॉजी, हम लोग भी बायोलॉजी के ही पार्ट है, बिकॉज वी आर लिविंग, सो वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट बायोलॉजी। हमें बायोलॉजी का नॉलेज तो होना ही चाहिए, थोड़ा या ज्यादा, बट वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट बायोलॉजी बिकॉज वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट, क्यों जॉब पाने के लिए बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो कुछ हो सके अच्छा खासा जॉब मिल जाए, डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, जूलॉजिस्ट बन सकते हैं, या आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। और साथ ही अगर हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानना है तो भी हम बायोलॉजी पढ़ के जान सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, है ना, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से खुद को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से डिजीज फ्री खुद को रख सकते हैं, तो ये सब कहाँ से पता चलेगा, तो बायोलॉजी से ही पता चलेगा। तो ये सारे रीजन है बायोलॉजी पढ़ने का। तो एटलीस्ट हमें तो अपने बॉडी के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स है, कैसे फंक्शन करते हैं, इन सबका तो एटलीस्ट नॉलेज होना ही चाहिए। तो यही सब रीजन है बायोलॉजी पढ़ने का। तो ये हुआ थोड़ा बहुत बायो के बारे में। सो अब चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट चैप्टर इज सेल। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि आपको नॉलेज मिल रहा है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड दिस विल गिव मी मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन के लिए भी चाहिए। सो सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। The first chapter is cell, the fundamental unit of life. So देखिए हेडिंग देखिए, सेल मीन्स कोशिका। ओके, फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला गया है, क्यों बोला गया है इसको फंडामेंटल यूनिट? इसलिए क्योंकि बिना सेल के लाइफ पॉसिबल नहीं है। यही बेसिक है ना, बेसिक यूनिट बोलो, फंडामेंटल यूनिट बोलो, यही तो आधार है ना लाइफ का। चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, या फिर बहुत ही बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, हर एक के बॉडी में एक या दो या बहुत सारे सेल्स होते ही हैं। अगर बॉडी में सेल नहीं है, दैट मीन्स वो लिविंग है ही नहीं। ठीक है, तो लिविंग होने का क्राइटेरिया है कि आपके बॉडी में एटलीस्ट एक सेल तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर सेल है तो आप लिविंग है, नहीं है तो आप लिविंग नहीं है। इसीलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। ओके, अब आता है बात साइटोलॉजी। ये साइटोलॉजी क्या है? हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा, अब साइटोलॉजी मैंने बताया था ना कि बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट मेन 3 है। तो ये साइटोलॉजी भी बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ यू वांट टू स्टडी ओनली अबाउट सेल्स, ओके, आपको और कोई चीज नहीं पढ़ना, सिर्फ सेल के बारे में, एवरीथिंग, आपको हर चीज का नॉलेज चाहिए सेल के बारे में, देन यू कैन चूज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आप पढ़ सकते हो आगे जाके। ठीक है, तो साइटोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल। ओके, सेल के बारे में पढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवरीथिंग जो है सब पढ़ेंगे साइटोलॉजी में, राइट। अब है कि सेल को किसने बताया, सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? हु डिस्कवर्ड सेल? तो ये थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था। डिस्कवर्ड सेल इन 1665। 1665 में इन्होंने सेल के बारे में बताया था। तो
इनके साथ एक स्टोरी है कि किस तरीके से इनको पता चला सेल के बारे में। तो ये स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ था, इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप ले करके, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब हो गया कि ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें कि जो ज्यादा डेवलप नहीं था, एडवांस नहीं था, जैसा कि अभी के माइक्रोस्कोप काफी ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। तो उस 1665 की बात हो रही है, दैट मीन्स बहुत पहले की बात हो रही है। उस समय साइंस इतना भी डेवलप नहीं किया हुआ था, माइक्रोस्कोप भी उतने एडवांस्ड नहीं थे। तो उन समय के जो माइक्रोस्कोप थे उनको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को लेकर के उन्होंने, अब माइक्रोस्कोप आता है तो लोगों में होता है ना कि चलो चीजों को देखते हैं, इसके अंदर क्या चीज है, तो वैसे ही वो भी देखते थे। तो उन्होंने एक बार एक ट्री के, पेड़ के बार्क में कॉर्क सेल को देखा। हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे कॉर्क सेल के बारे में। तो पेड़ के बार्क मतलब जो लास्ट वाला जो लेयर होता है पेड़ का, जिसको हम लोग छिलका भी बोल सकते हैं, ब्राउन कलर का काफी हार्ड होता है, ठीक है। तो पेड़ के, ट्री के बार्क में कॉर्क सेल होता है। जब उन्होंने उसे देखा माइक्रोस्कोप में तो उन्हें क्या दिखाई दिया, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ऐसे छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई दिए, बहुत सारे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। और जब इसे उन्होंने देखा तो उन्हें याद आया हनी कॉम्ब का, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कॉम्ब। तो वो भी, मधुमक्खियां भी ऐसे ही छोटे छोटे अपने घर बनाती है। तो इसे देखकर उन्हें उसी का याद आया, हनी कॉम्ब का, कि इसीलिए हम लोग इसको हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर मिला जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिटिल रूम्स थे। तो फिर जो छोटे छोटे रूम्स है, इसी को उन्होंने बोला सेल, कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिला करके एक पूरा पेड़ बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स है, छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, सेल है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक को सेल के बारे में पता चला। किसमें पता चला, कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल किससे मिला था, बार्क ऑफ ट्री, एक पेड़ के बार्क में जो कॉर्क सेल है उसमें से, उसको जब उन्होंने देखा था तो उन्हें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कि सेल बोला गया। और इसके बारे में उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, बुक का नाम है, देखिए, बुक रॉबर्ट हुक की ही बुक है, कौन सा, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया बुक में उन्होंने इस पूरे इवेंट, घटना जो है उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। ओके, चलिए, तो ये हुआ कि रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से और कहां से सेल को डिस्कवर किया, साइटोलॉजी क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसने डिस्कवर किया, बैक्टीरिया बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो A.V. ल्यूवेनहॉक, ठीक है, A.V. ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में जब देखना शुरू किया, उन्होंने क्या किया था कि जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उसको थोड़ा सा क्या किया था, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी, कुछ चेंजेस उसमें की थी। और ल्यूवेनहॉक ने 1674 में पॉन्ड वाटर में सबसे पहले देखा था फ्री लिविंग बैक्टीरिया को। किसमें देखा था, पॉन्ड वाटर में, किसको, उन्हें फ्री लिविंग सेल्स दिखाई दिए। फ्री लिविंग सेल मतलब कि पानी के अंदर सिंगल सेल्स दिखाई दिए। रॉबर्ट हुक ने तो बताया था कि बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना है, बट ल्यूवेनहॉक ने देखा तालाब के पानी को, जब उन्होंने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में, उन्होंने माइक्रोस्कोप को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था, कब, 1664 में। और उसके बाद जब उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखा पॉन्ड वाटर को, तो उन्हें दिखाई दिया कि सिंगल सेल्स जो है वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है।
तो सिंगल सेल को हम लोग बोलेंगे फ्री लिविंग सेल्स, जो फ्रीली एकदम है, ठीक है ना, किसी और सेल से अटैच नहीं है। तो वो क्या थे, बैक्टीरियाज थे, एक्चुअली में वो क्या थे, बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि बैक्टीरियाज को किसने डिस्कवर किया था, तो एवी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरियाज को देखा था, किसमें, पॉन्ड वाटर में, राइट। अब चलिए रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किए। 1831 में किसको डिस्कवर किए, न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस को डिस्कवर नहीं कर पाया था, रीजन क्या था, क्योंकि उनका माइक्रोस्कोप काफी प्रिमिटिव था, उतना डेवलप नहीं था, वो सारी चीजों को नहीं देख सकता था, सेल के अंदर क्या है क्या नहीं, बस उन्हें सेल्स दिखाई दिए थे। बट 1831 तक काफी डेवलपमेंट हो चुका था, काफी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स आ गए थे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जब सेल के अंदर देखा कि सेल के अंदर क्या चीजें हैं, तो उन्हें न्यूक्लियस दिखाई दिया, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दिया, गोल टाइप का स्ट्रक्चर, मान लो ये है सेल, इस सेल के अंदर उन्हें एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसे क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अब है पुरकिंजी, ये सारे साइंटिस्ट्स के नेम याद करने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है किसने क्या डिस्कवर किया था। 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया, कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। 1839 ने पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, किसको, तो सेल जो है ये है सेल मेम्ब्रेन सेल का, किसी भी सेल का, एनिमल सेल हम लोगों ने बनाया है, तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये अंदर वाला पार्ट साइटोप्लाज्म। आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है सेल के स्ट्रक्चर का, क्योंकि आप लोगों ने 8th में पढ़ा हुआ है सेल चैप्टर, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो ऑब्वियसली होगा। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन है ये, साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस। सो प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, तो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि किस तरीके से बोला जाए कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, तो सबको मिला करके हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अलग अलग से साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस ये ना बोल करके हम लोग सीधे बोलेंगे क्या, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, पुरकिंजी ने दिया था। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। व्हाट इज सेल थ्योरी एंड हु गेव द सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में देखा जाए क्या है, किसने दिया, तो चलिए सेल थ्योरी, श्वान एंड gave the cell theory। श्वान एंड स्लाइडर ने सेल थ्योरी दिया था कब, 1839 में सेल थ्योरी दिया था। दो साइंटिस्ट्स ने, कौन कौन थे, श्वान एंड स्लाइडर, ठीक है। तो सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था कि जितने भी सेल है वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। मतलब कि कोई भी, मान लो कि ये एक सेल है तो इसके कोई ना कोई पेरेंट तो जरूर होंगे, ठीक है। ये खुद ही ऐसे ही नहीं आ सकता, इसके कोई ना कोई पेरेंट जरूर होंगे, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जरूर होगा। मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये डिवाइड होकर के दो सेल बना दिया, ठीक है, तो ये हो गया प्री एग्जिस्टिंग सेल, यही तो डिवाइड होकर दो बना दिया ना। तो ये प्री एग्जिस्टिंग जो पहले था, प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये क्या होगा,
अब जो प्रेजेंट वाले जो सेल है, अभी के टाइम के जो सेल है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये सेल कहाँ से आया, ये सेल कहाँ से अराइज हुआ है, आया कहाँ से, तो ये सेल कहाँ से आया है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो आया है ना। ऐसे ही कोई मैजिक तो हुआ नहीं कि सेल प्रकट हो गए, है ना। तो ये कोई भी सेल हो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं, ये बोला था श्वान एंड स्लाइडेन ने सेल थ्योरी में, उन्होंने सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। फिर बाद में जा करके एक साइंटिस्ट आए, वर्चॉ, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। वर्चॉ ने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था, ठीक है, उसको और भी कुछ चीजें उसमें ऐड की थी सेल थ्योरी में। तो चलिए, ये तो था कि सेल थ्योरी किसने दिया, और वर्चॉ ने क्या किया, तो सेल थ्योरी में और भी कुछ चीजें ऐड कर दी, उसको एक्सपेंड कर दिया। नाउ सेल थ्योरी आखिर है क्या, थ्योरी मतलब क्या, किसी भी चीज के ऊपर अपनी कुछ बातें बोलना, कुछ अपने विचार देना कि हाँ ऐसा ऐसा है इस चीज में, ठीक है। तो सेल के बारे में भी कुछ साइंटिस्ट ने कुछ बातें बोली, ठीक है। तो देखिए सेल थ्योरी क्या क्या है। सबसे पहला, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑन सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने हुए हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, बट बिना सेल का कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर वो लिविंग है तो यानी कि वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ये सेल थ्योरी में बोला गया था। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ऑल सेल्स, जो कि मैंने पहले ही बताया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, दैट मीन्स उनका कोई ना कोई पेरेंट जरूर होता है। ओके, नेक्स्ट, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो या वेरी लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, बट उनका लाइफ जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, एक सिंगल सेल से ही होता है स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, ह्यूमंस में ही देख लो या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ओवम एंड स्पर्म, ये हो गया। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ओवम एंड स्पर्म जो है वो अलग अलग सेल्स है, दो अलग अलग सेल्स है ना। तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और बनता क्या है, जाइगोट, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक सेल बनाते हैं। दो सेल मिलके इस समय क्या बना रहे, एक सेल बना रहे, जाइगोट बना रहे। और ये जाइगोट में आगे जाके सेल डिविजन होता है, फिर एम्ब्रायो बनता है, फिर एम्ब्रायो से फीटस बनता है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा, एक सेल से हो रहा। अलग अलग फीमेल के बॉडी से ओवम आया, मेल के बॉडी से स्पर्म, दोनों मिलकर के क्या बना दिए, एक सेल बना दिए, एक सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल जो है वो आगे जाके क्या बनता है, बेबी बनता है, राइट। तो यानी कि चाहे वो कोई भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो या छोटा ऑर्गेनिज्म है, लाइफ का, उसके लाइफ का स्टार्टिंग एक ही सेल से हो रहा है, एक सिंगल सेल से हो रहा है। ये बोला गया था सेल थ्योरी में, ठीक है। और साथ ही जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो सब कहाँ होते हैं, तो सेल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था सेल थ्योरी, ओके। अब हम लोग देखते हैं एक और लास्ट टॉपिक एक पढ़ते हैं, उसके बाद टाइप्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा।
तो एक लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग, सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? व्हाट आर द रीजन? क्यों बोलते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो रीजन ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी जो है, उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से ही बना हुआ है। दैट मीन्स इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक घर बना रहे हैं, ठीक है, घर बना रहे हैं तो इसमें 4 वॉल्स चाहिए। एक अगर रूम ही बनाए सिर्फ तो 4 दीवार चाहिए, छत पे चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आती कहाँ से है, कैसे आती है? पूरा का पूरा आप दीवार उठा करके लाते हो क्या घर बनाने के लिए? नहीं ना। उसमें क्या होता है, जो मेसन होता है वो छोटे छोटे ईंटों को जोड़ करके, बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ करके एक दीवार बनाता है, और उसके बाद वैसे ही बहुत सारे वॉल्स बनाता है, फिर रूफ बनाता है। तो वो सारी चीजें बनती किससे है? तो छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलके बनती है, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के एक पूरा घर रेडी होता है। वैसे ही ऑर्गेनिज्म का बॉडी भी है, चाहे वो माइक्रो हो या फिर कोई भी बड़े ऑर्गेनिज्म हो, सबके बॉडी सेल से ही बने हुए हैं। और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनके बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलके उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो रीजन यही है स्ट्रक्चरल यूनिट बोलने का, क्योंकि सेल से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? तो रीजन ये है कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो वो फंक्शन होते हैं सेल के अंदर ही। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी तो सेल से बना हुआ है ना, तो फंक्शंस कहाँ होंगे? ऑब्वियसली सेल्स में ही होंगे। तो जितने भी फंक्शंस है बॉडी के सारे सेल्स में होंगे, और ऑर्गेनिज्म का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से ही बना हुआ होता है, तो इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म का, नंबर के बेसिस पे पढ़ेंगे कि नंबर के बेसिस पे कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल के नंबर के बेसिस पे। फिर साथ ही और भी अलग अलग तरीके से टाइप्स ऑर्गेनिजम्स का पढ़ेंगे। ओके, सेल साइज भी बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें हैं सेल में पढ़ने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, देन बाय।